Hello everyone, welcome to this session on quantitative aptitude. I am Ashish and in this video we are going to solve some of the questions that were asked in CAT 2017. So let's start with our first question. It says that Arun's present age is 40% of Barun's. In another few years, Arun's age will be half of Barun's. By what percentage will Barun's age increase during this period? So this is a question of percentages which is frequently asked in CAT exam. It says that Arun's age is 40% of Barun's age. So there are two people, Arun and Barun. Arun की एज बरुण का 40% तो if Barun's age is let's say 100x then Arun's age would be 40x. परसेंटेज के क्वेश्चन में जब भी कुछ अज्यूम करना हो तो इट्स बेटर टू अज्यूम 100x इंस्टेड ऑफ x. आप x भी मान सकते थे बट इट्स ईजी टू कैलकुलेट अगर आप 100 को साथ में लेकर चलेंगे तो. सो हमने मान लिया कि अरुण की एज 40x हुई. नाउ इट सेज दैट अनदर फ्यू ईयर्स. अब कितने ईयर्स में ये हमें नहीं पता, तो लेट्स से आफ्टर y ईयर्स. तो आफ्टर y ईयर्स अरुण की एज 40x प्लस y हो जाएगी. सिमिलरली आफ्टर y ईयर्स वरुण की एज 100x प्लस y हो जाएगी. तो कहता है इन फ्यू ईयर्स अरुण्स एज विल बी हाफ ऑफ वरुण. अब जो ये एज आई आफ्टर y ईयर्स तो अरुण की एज इज हाफ ऑफ वरुण्स एज. सो दैट वुड बी 80x प्लस 2y equals to 100x plus y. So that will be 20x equals to y. तो by what percentage will Barun's age increase during the period? तो वरुण की एज पहले थी 100x, अब हो गई 100x प्लस y और y की वैल्यू हमने अभी निकाली 20x है. तो वरुण की एज इंक्रीज होकर आ जाएगी 100x प्लस y की जगह रख दीजिए 20x, दैट इज 120x. तो 100x से हो गया 120x यानी 20% का सीधा सीधा इंक्रीज हो गया. द आंसर हैज टू बी 20%, which is not in the option, so the answer will be none of these. This is the conventional way to solve this question. There is another method to solve the same question. Let's discuss that method also. हमने अभी माना था कि एक की 40x है, एक की एज 100x है. उसके बाद कहा गया कि अरुण की एज विल बी हाफ ऑफ वरुण्स एज. तो यानी वरुण की एज अगर 10 होगी तो अरुण की एज 5 होगी. वरुण की एज अगर लेट्स से 20 होगी तो इसकी 10 होगी. इसकी अगर 40 होगी तो इसकी 20 होगी. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन दोनों की एज का डिफरेंस 5 है, यहाँ पे इन दोनों की एज का डिफरेंस 10 है, यहाँ पे इन दोनों की एज का डिफरेंस 20 है. तो इस सिचुएशन में जहाँ पे अरुण की एज हाफ है तो जो एज का डिफरेंस है वही अरुण की एज भी है. यहाँ पे 10 है तो इधर भी 10 है, यहाँ पे 20 है तो अरुण की एज भी 20 है. तो we'll use this property to solve this question. तो 40x और 100x हमने माने थे, इनका एज का डिफरेंस आएगा 60x. अब ये डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा. अरुण और वरुण की अगर एक की एज बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ जाएगी सेम ईयर से, तो डिफरेंस विल बी सेम. तो यानी डिफरेंस अगर 60x होगा तो अरुण की एज भी 60x होगी. अभी हमने देखा था इस वाली प्रॉपर्टी से जो भी डिफरेंस होगा वही अरुण की एज होगी, और वरुण की एज उसकी डबल होगी यानी 120x होगी. तो वरुण की पहले एज थी 100x, अब हो गई 120x यानी अगेन द इंक्रीज इज 20%. So you can solve this question by using either of the approach. Now let's move on to the next question. This question says a person can complete a job in 120 days. He works alone on day 1. On day 2 he is joined by another person who also can complete the job in exactly 120 days. On day 3 they are joined by another person of equal efficiency. Like this every day a new person with the same efficiency joins the work. How many days are required to complete the job? This is a question of time and work. Time and work का एक स्टैंडर्ड सा फंडा है. If it takes n days to complete the task, तो एक दिन का टास्क होगा 1/n. अगर किसी काम को करने में टोटल n डेज लगेंगे तो एक दिन का काम होगा 1/n. तो अगर उसने कहा है कि पर्सन कैन कंप्लीट द जॉब इन 120 days, so 1 day's वर्क विल बी 1/120. पहले दिन एक आदमी था तो ऑन डे 1 टोटल काम जो करा जाएगा दैट इज 1/120. दूसरे दिन उसने कहा ही इज जॉइंड बाय अनदर पर्सन हु कैन ऑल्सो कंप्लीट इन एग्जैक्टली 120 days. तो यानी दो आदमी हो जाएंगे,
एक आदमी करता है 1/120, तो टोटल काम हो जाएगा सेकेंड डे पे 2 इंटू 1/120। सिमिलरली तीसरे दिन एक और आदमी आ जाएगा, तो 1/120 इंटू 3 हो जाएगा टोटल काम। ऐसे ही चलता रहेगा, हम मान लेते हैं n डेज तक। तो ऑन nth डे द टास्क टोटल वर्क डन इज n इंटू 1/120। और अगर सबको ऐड कर दें तो दैट शुड बी इक्वल टू द कंप्लीट वर्क विच इज इक्वल टू 1। फ्रैक्शंस में वी आर डीलिंग, तो 1 फ्रैक्शन मीन्स 100%, तो टोटल टास्क इज 1। एलसीएम अगर इन कर ले तो 120 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 + 2 + 3 टिल n। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n + 1/2, that is equal to 120, or we can say n into n plus 1 equals to 240। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए यहाँ से एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और यू कैन सिंपली पुट द ऑप्शंस एंड चेक वेदर इट सेटिस्फाइज। n को अगर हम पहले ऑप्शन में 15 है, अगर n को 15 रख दें तो दैट LHS विल बी 15 इंटू 15 + 1 is 16। नाउ चेक वेदर इट इज इक्वल टू 240 और नॉट। तो 15 इंटू 16 इज इक्वल टू 240। Hence the correct answer is A option, which is 15. So by this method we can solve this question. This is again the conventional way to solve this question. Let's try to do it by using another approach. हमें कहा गया कि person can complete the job in 120 days, तो हम मान लेते the total work is of 120 units। आप इसको कुछ और भी मान सकते हैं, 120 मैंने इसलिए माना कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इट विल सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस। तो अगर पूरा काम 120 यूनिट का है और उसको 120 दिन ही लगते हैं आदमी को काम करने में, दैट मीन्स 1 डेज वर्क वुड बी 1 यूनिट। टोटल टास्क हमने मान लिया था 120 यूनिट्स का और उसको 120 डेज लगते हैं, दैट मीन्स ही कैन कंप्लीट 1 यूनिट पर डे। तो पहले दिन 1 यूनिट कंप्लीट होगी, दूसरे दिन एक और आदमी आ जाएगा तो 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, तीसरे दिन एक और आदमी आ जाएगा तो 3 यूनिट हो जाएंगी। ऐसे ही चलता रहेगा लेट्स से टिल n डेज तक। तो nth डे पे n यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, और अगर सबको ऐड कर दें तो पूरा काम हो जाएगा, जो कि हमने माना था 120 यूनिट्स। तो 1 से लेके n तक का सम अगेन n इंटू n + 1/2 दैट इज इक्वल टू 120। so अगेन बाय यूजिंग द सेम अप्रोच यहाँ पे आ गए हम अभी। So we can say that n equals to 15. So try to use second method in time and work question. It will make your life easier while solving such questions. Now let's move on to our third question. It says that an elevator has a weight limit of 630 kilogram. It is carrying a group of people of whom the heaviest weighs 57 kilogram and the lightest weighs 53 kilogram. What is the maximum possible number of पीपल इन दिस ग्रुप? अब दो लोगों का वेट दिया हुआ, एक का 57 किलोग्राम, एक का 53 किलोग्राम, तो यानी दोनों का मिला के हो गया 110 किलोग्राम। टोटल था 630 किलोग्राम, तो अगर 630 में से 110 निकाल दें तो बचेगा 520 किलोग्राम। दैट इज द रिमेनिंग वेट। अब उसने कहा कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। अब अगर लोगों को हमें मैक्सिमाइज करना है तो वील ट्राई टू मिनिमाइज द वेट, और मिनिमम वेट हो सकता है 53 किलोग्राम, क्योंकि जितना कम एक इंसान का वेट होगा उतने ज़्यादा लोग हम इंक्लूड कर सकते हैं ग्रुप में, लेकिन 53 से कम हम वेट नहीं रख सकते, तो हम मान लेते हैं कि सबका वेट 53 रख लेते हैं टू मैक्सिमाइज द पीपल। और 53 के अगर 10 लोग भी रखे हैं तो 530 किलोग्राम हो जाता है, बट हमारे पास रिमेनिंग कैपेसिटी इज़ 520 ओनली। दैट मीन्स 10 लोग अगर करेंगे तो वेट एक्सीड हो जाएगा। सो वी कैन एट मैक्स हैव 9 पीपल। सो वी कैन हैव 9 पीपल, और 2 ये भी थे जो पहले, तो 9 + 2 11 मैक्सिमम हो सकते हैं। सो द आंसर वुड बी सी ऑप्शन। So it was a fairly simple question. Let's move on to the next one. It says a man leaves his home and walks at a speed of 12 km/h, reaching a railway station 10 minutes after the train has departed. If instead he had walked at a speed of 15 km/h,
he would have reached the station 10 minutes before the train's departure. The distance in kilometer from his home to the railway station is 15, 16, 17 or none of these. So this is a question of time, speed and distance. There is a standard way to approach such problems जो कि आपकी books में दिया होगा, but I will not discuss that solution. Let's try to solve it with the method of ratio and proportion. Before that, I will try to discuss the concept of time, speed, distance. We know that speed equals to distance upon time. ये फॉर्मूला होता है. अगर distance constant हो जाए, then we can say speed is inversely proportional to time. अगर इसमें हम distance को constant रख दे तो speed is inversely proportional to time. तो we'll try to use this property in solving such kind of questions. तो हमें कहा गया है कि पहले स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर, बाद में स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर. So we can say that the ratio of speed is 4:5. 3 4s are 12, 3 5s are 15. And since speed is inversely proportional to time, जो हमने अभी देखा, तो we can say that ratio of time would be 5:4. अगर उसको करेक्ट टाइम पे पहुंचने में t मिनट्स लगते, तो जब उसकी स्पीड 12 थी तो वो 10 मिनट लेट हो गया था. दैट मीन्स को t + 10 मिनट्स लगे होंगे व्हेन द स्पीड वाज 12. और जब उसकी स्पीड 15 हुई तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, यानी उसको t - 10 लगे होंगे. तो इन दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है? t + 10 और t - 10 में डिफरेंस है 20 मिनट्स. और इन दोनों टाइम के रेशियो में डिफरेंस है 5 - 4 1 रेशियो का. तो ये भी टाइम का डिफरेंस है, ये भी इन दोनों टाइम का डिफरेंस है. ये रेशियो में 1 रेशियो, ये एग्जैक्ट मिनट्स में 20 मिनट्स. दैट मीन्स 1 रेशियो शुड बी इक्वल टू 20 मिनट्स. लेट मी रिपीट द एंटायर प्रोसेस. हमें पता है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. स्पीड का रेशियो हमने देखा है क्वेश्चन में दिया है 4:5, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4. हमने माना करेक्ट टाइम था t, तो जब उसकी स्पीड 12 थी तो टाइम लगेगा t + 10 क्योंकि 10 मिनट लेट था. जब 15 स्पीड करी तो t - 10 क्योंकि 10 मिनट जल्दी पहुंच गया. तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस आया 20 मिनट का, और इन दोनों टाइम के रेशियो में डिफरेंस है 1 रेशियो का. दैट मीन्स 1 रेशियो विल बी इक्वल टू 20 मिनट्स. एंड इफ 1 रेशियो इज 20 मिनट्स, then 5 ratio will be equal to 100 minutes and 4 ratio will be equal to 80 minutes. हमारे पास स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, टाइम आ गया 80 मिनट, तो डिस्टेंस निकल जाएगी स्पीड इनटू टाइम. 15 किलोमीटर पर आवर, टाइम मिनट्स में है तो इसको आवर्स में चेंज कर लेंगे. 80/60, 15 × 4, 4 × 20, so distance is 20 kilometer. The correct answer is 20, which is not given in the choices, so the answer is D option. तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं कैटमैन. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इफ यू वांट टू गो विद द कन्वेंशनल मेथड देन यू कैन गो विद दैट आल्सो, बट ट्राई टू प्रैक्टिस द रेशियो वाला मेथड एंड योर लाइफ विल बी फेयरली सिंपल इन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. It says that Ravi invests 50% of his monthly savings in fixed deposits. 30% of the rest of the savings is invested in stocks, and the rest goes to Ravi's savings bank account. If the total amount deposited by him in the bank for savings account and the fixed deposit is 59,500 rupees, then Ravi's total monthly savings is how much? So again, question of percentage. रवि की जितनी मंथली सेविंग्स थी उसका 50% फिक्स डिपॉजिट में चला गया, तो हम मान लेते हैं उसकी टोटल मंथली सेविंग्स थी 100x, तो उसका 50% हो जाएगा 50x. वो उसने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया. 30% ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेविंग्स, नाउ 30% ऑफ रेस्ट ऑफ द सेविंग्स, तो 50x तो चला गया FD में, तो बचेगा 50x. और इसका 30%, इसका 10% होगा 1/10 यानी 5x, तो 30% हो जाएगा इसका 3 गुना यानी 15x. तो अब वो कह रहा है कि जो 30% आया ये उसने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो 15x उसने लगा दिया स्टॉक्स में.
एंड द रेस्ट गोज टू रवीज सेविंग्स बैंक अकाउंट. तो अब जो बचा, तो 50 इधर आ गया, 15 इधर आ गया, 65 तो चला गया, टोटल था 100, तो बचा 35x. ये चला गया सेविंग्स बैंक अकाउंट में. एंड इफ द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन द बैंक फॉर सेविंग्स अकाउंट्स एंड फिक्स डिपॉजिट, तो सेविंग्स अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट मिला के वो कह रहा है कि 59,500 रुपीज़ हुए, यानी 50x प्लस 35x विच इज़ 85x. दैट शुड बी इक्वल टू 59,500. तो x आ जाएगा 700. तो वो पूछ रहा है व्हाट इज़ रवीज टोटल मंथली सेविंग्स. तो टोटल सेविंग्स हमने मानी थी 100x, x की वैल्यू है 700, तो 700 इंटू 100, 70,000 is your answer. So that brings us to the end of this session. If you have any queries regarding your preparation, then you can mail it to this email ID. And CAT 2017 के क्वेश्चन हमने आज किए थे, ये पूरा अभी तक नहीं हुआ है, तो in the next video we'll solve some other question from the same year. Till then, keep practicing and have a nice time. Goodbye.